हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैं तुम्हें बता के गया था कि 5.1 कंप्लीट हो चुकी है और अगली क्लास में हम 5.2 शुरू करेंगे। तो देखो, आज से हम 5.2 की थ्योरी शुरू करेंगे। पहले तो 5.2 की जो थ्योरी है वो तो बहुत ही कम है और 5.2 जो है बहुत बहुत ही कम उसमें क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। इसमें दो ही टॉपिक आते हैं 5.2 के अंदर। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो आता है तुम्हारा, देखो 5.1 में हम निकाल चुके थे सम्मिश्र संख्या के मापांक तक, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है सम्मिश्र संख्या का कोणांक। सम्मिश्र संख्या का कोणांक, ठीक है ना, यहाँ से शुरू होता है सम्मिश्र संख्या का कोणांक। ध्यान रखना, इस कोणांक का दूसरा नाम आयाम भी होता है। आयाम पूछ लिया जाता है, कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है, लेकिन आयाम, ठीक है ना। सम्मिश्र संख्या का कोणांक या आयाम। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को यदि z दे दी जाए, जैसे x प्लस आयोटा y, कोई भी z दे दी जाए, तो इस z को आप क्रमित युग्म के रूप में ऐसे नहीं लिख सकते हैं zx y, चिन्ह सहित लिखी जाती है संख्या। ध्यान रखना, ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्रमित युग्म में x का मान यानी कि रियल कोऑर्डिनेट होता है। ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो रियल पार्ट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी कि आयोटा वाला होता है। मुझे एक बात बता सकते हैं, ये वाली जो रेखा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें x का मान भी है और y का मान भी है। तो एक चीज यहाँ पे ये चीज देखनी है तुम्हें कि चतुर्थांश में कब कौन सी संख्या आती है और अक्षों पर कौन सी आएगी। और एक संख्या मान लीजिए z बराबर ओनली अकेली है, या तो 2 ऐसे, और या फिर z बराबर जैसे 3 आयोटा, ऐसे अलग अलग है संख्या। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे यदि हम इसको कोऑर्डिनेट रूप में लिखेंगे तो ये और इसका मान हो जाएगा 0। यदि इसको लिखें तो z बराबर, देखो इसमें रियल पार्ट है नहीं तो 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3। तो देखो, जो सम्मिश्र संख्याएं होती है, सबसे यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो सम्मिश्र संख्या होती है, तुम्हें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये सम्मिश्र संख्या अक्ष पर है या फिर चतुर्थांशों में। तो देखो ध्यान रखना, जिसमें x और y दोनों के मान होते हैं, वो तो इन चारों चतुर्थांशों में से किसी ना किसी एक चतुर्थांश में होगी, लेकिन कौन से में होगी वो भी बताऊंगा मैं। अभी तो ये समझिए बस कि x और y दोनों के मान होते हैं तो वो किसी ना किसी चतुर्थांश में स्थित होगी। लेकिन इधर देखिए, यदि इनमें से एक का मान 0 हो, किसी का रियल पार्ट का या फिर इमेजिनरी पार्ट का, सिर्फ एक ही मान दे रखा है, तो वो जो सम्मिश्र संख्या होगी वो कहाँ होगी, इन अक्षों पर स्थित होगी। अक्षों पर, वो इन चतुर्थांशों में स्थित नहीं होगी, कहाँ होगी, अक्षों पर। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे हम x अक्ष की बात करें तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो जैसे ये वाली रेखा जो आएगी वो कहाँ आएगी, इस पर, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, कोणांक पर समझ लीजिए। कोणांक, तो इसमें दो हेडिंग डलती है कोणांक में। सबसे पहली जो हेडिंग डलती है वो डलती है कि यदि सम्मिश्र संख्या अक्षों में हो, सम्मिश्र संख्या चतुर्थांशों में स्थित हो, चतुर्थांशों में स्थित हो, चतुर्थांशों में स्थित हो, ठीक है ना। यदि सम्मिश्र संख्या जो है किसमें हो, चतुर्थांशों में। तो देखिए चतुर्थांशों में स्थित होगी, तो जैसे z बराबर आपको दे दिया x प्लस आयोटा y। सबसे पहले आपको एक कोऑर्डिनेट लिखने हैं x y। अब चतुर्थांशों में स्थित होगा, कौन से वाले चतुर्थांश में स्थित होगा वो देख लें सबसे पहले। तो इससे भी पहले तुम्हें सबसे पहला काम तो यही करना, z जो दिया उसको कोऑर्डिनेट रूप में लिख लेना। इसके बाद आपको tan थीटा निकालना है, यहाँ से थीटा, ठीक है ना। कोणांक बराबर, सबसे पहले तुम्हें tan थीटा निकालना है। tan थीटा बराबर होता है तुम्हारा tan थीटा मापांक और y अपॉन x। ये y और ये अपॉन x, y अपॉन x। लेकिन मापांक में ध्यान रखना, इस मापांक में मान हमेशा धनात्मक होता है, मान हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है ना।
धनात्मक होता है, जैसे मैं कहूँ आपसे -5 मापांक है तो ये बाहर निकल के प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। मापांक के अंदर कोई भी वैल्यू हो, नेगेटिव पॉजिटिव, वो हमेशा बाहर निकल के कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। तो यहाँ से थीटा बराबर यदि मैं निकालूं, थीटा बराबर, तो देखो इस टेन, ये टेन इधर जाके किस में बदल जाएगा, टेन इनवर्स में, ठीक है ना। और मापांक बाई अपॉन एक्स, ठीक है ना, ये इनवर्स होता है, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स। तो सबसे पहला काम तुम्हें यहाँ तक करना है, चाहे वो संख्या जो है सम्मिश्र संख्या, चाहे पहले चतुर्थांश में हो या दूसरे में हो या तीसरे में हो, किसी भी चतुर्थांश में हो, सबसे पहले तुम्हें यहाँ तक काम करना है, थीटा निकालना है, ठीक है ना। यही होता है तुम्हारा थीटा कोणांक, ठीक है ना, कोणांक होता है जो, यही होता है, ठीक है ना, कोणांक, या फिर कोणांक ऊपर लिख चुके हैं, ये क्या तुम्हारा थीटा निकाल लीजिए, ठीक। थीटा निकाल के अब तुम्हें सबसे पहली बात यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये संख्या कौन से चतुर्थांश में स्थित होगी, संख्या जो है कौन से चतुर्थांश में स्थित होगी। तो देखिए मैं इधर बता रहा हूँ भाई, संख्या कौन से चतुर्थांश में स्थित होगी, ये चीज देख लीजिए भाई। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए और आपसे कोणांक कहे, कोणांक निकालने के लिए, तो सबसे पहले टेन थीटा निकाल लीजिए। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है ना, 4 चतुर्थांश होते हैं आपके। इस पर तो आयोटा वाली संख्या आती है, ये तो काल्पनिक संख्या को व्यक्त करता है, ठीक है, काल्पनिक संख्या को व्यक्त करता है। और ये जो होता है ये वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, वास्तविक संख्या, ठीक है ना, ये वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। मुझे एक बात बताइए, ये एक्स अक्ष होता, सॉरी ये वाई अक्ष और एक्स अक्ष होता है, तो इधर सारी की सारी संख्या कैसी होती है, धनात्मक, और इधर भी कैसी होती है, ऊपर भी धनात्मक। ये तो 10th क्लास में भी सीख के आए। तो ये जो इस चतुर्थांश में संख्या होगी, इसमें एक्स का मान भी धनात्मक होगा और वाई का मान भी धनात्मक होगा। कहने का मतलब है एक्स धनात्मक और वाई भी धनात्मक हो तो वो संख्या कौन से चतुर्थांश में होगी, पहले वाले में। ये जो x का मान है वो भी धनात्मक और y का मान दोनों के दोनों धनात्मक है, तो वो कौन से में जाएगी, पहले में। जैसे यहाँ देखे तो यहाँ दोनों के मान धनात्मक हैं, तो फिर ये संख्या कौन से में होगी, फर्स्ट चतुर्थांश में। इसको कहते हैं फर्स्ट, ठीक है ना, पहला चतुर्थांश। तब यहाँ से ध्यान रखना, ये जो कोणांक लिखा हुआ है ना, कोणांक, इसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड से भी व्यक्त करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर होता है कोणांक, ठीक है, कोणांक को किससे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो थीटा तो तुम्हें निकालना ही निकालना है। तो यदि सम्मिश्र संख्या पहले चतुर्थांश में होती है तो इसका जो कोणांक होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो वो थीटा निकाला है ना, थीटा वो ही होगा, ठीक है ना। जो थीटा निकाला है आपने, वो ही क्या हो जाएगा इसका, यानी कि कोणांक। अब मुझे एक बात बताइए, इधर कैसी संख्या होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो इसमें क्या होता है कि x का मान तो नेगेटिव होता है, लेकिन y का मान कैसा होता है, पॉजिटिव। तो कभी ऐसा हो जाए कि x तो नेगेटिव हो जाए और y कैसा हो जाए, पॉजिटिव, तो वो कौन से में जाएगी, सेकंड में, ठीक है ना, ये सेकंड चतुर्थांश है। तब यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर होता है पाई माइनस थीटा। भाई थीटा तो आप निकाल ही चुके पहले, थीटा तो सबसे पहले निकाल लेना। तो यदि दूसरे में लाई करे तो उस थीटा को किस में से घटा देना, आपको पाई में से। इधर देखिए, इधर भी नेगेटिव संख्या होती हैं, कैसी होती हैं, नेगेटिव। पहला हो गया, दूसरा, अब ये तीसरा चतुर्थांश भाई, थर्ड चतुर्थांश है। तो मुझे एक बात बता सकते हैं, इधर x का मान भी नेगेटिव और y का मान भी नेगेटिव। कहने का मतलब है जब x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, तो जो कोणांक होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, वो होता है माइनस पाई माइनस थीटा के। देखो ये तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है याद करने में। ऊपर जो होते हैं ना, दोनों में जो ऊपर होते हैं, वो नीचे वाले चतुर्थांश में बस माइनस चिन्ह लग जाते हैं आगे, ठीक है ना। जो ऊपर कोणांक होता है उस जस्ट नीचे उनके आगे क्या लग जाता है, माइनस चिन्ह। देखो पाई माइनस थीटा था, तो पाई माइनस थीटा के आगे क्या लग गया, माइनस चिन्ह। इसमें इधर तो पॉजिटिव है और इधर क्या है, नेगेटिव। ये है तुम्हारा फोर्थ, ठीक है ना। फोर्थ में क्या होता है कि एक्स का मान तो कैसा होता है, पॉजिटिव, x का मान तो पॉजिटिव, लेकिन y का मान कैसा होता है, नेगेटिव। अर्थात x तो पॉजिटिव y नेगेटिव हो तो फिर ये फोर्थ चतुर्थांश में होता है। और इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z अभी बताया था मैंने, जैसे इसके सामने माइनस चिन्ह लग गया तो ऐसे इसके सामने माइनस चिन्ह लग जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपके अच्छे से, बस ये है मेन चीज। तो भाई
ठीक है ना। ये चीज समझ में आनी चाहिए अच्छे से कि कौन सी सम्मिश्र संख्या किस चतुर्थांश में विद्यमान है। समझ गए ना। अरे यार यहाँ पे देख लेना बस x का मान और y का मान जो इस हिसाब से देख लेना, दोनों पॉजिटिव है तो इसमें आ जाएगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव तो इसमें, दोनों नेगेटिव है तो इसमें, और इसमें देख लेना x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो चौथे में आ जाएंगे। आर्गुमेंट निकाल लेना, थीटा तो सब में निकालना ही निकालना आपको पहले, ठीक है ना। तो ये काम करना था तुम्हें, ये था तुम्हारा सम्मिश्र संख्या का कोणांक। लेकिन कब, जब सम्मिश्र संख्या कहाँ पे हो, चतुर्थांशों में। तो मैं इसको एक क्वेश्चन से समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना, तब समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, एक एग्जांपल देख लीजिए भाई। जैसे आपको दे दिया z बराबर 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ऐसे दे दिया, और आपसे कहे कि इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z ज्ञात कीजिए, कोणांक ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें सिंपल कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो इसको कोऑर्डिनेट रूप में लिखेंगे तो 1 अंडर रूट 3, ठीक है ना। तब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः टेन थीटा बराबर मापांक ऑफ बाई अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो टेन थीटा बराबर मापांक ऑफ बाई का मान क्या है, रूट 3 अपॉन 1। तो फाइनली क्या आ गया, टेन थीटा बराबर आ गया तुम्हारा रूट 3। इस टेन को इधर ले जाते हैं तो थीटा बराबर इनवर्स में हो जाएगा टेन इनवर्स रूट 3। अब देखो तुम्हें इस कोष्टक में लिखी होती है वैल्यू, ये टेबल आनी चाहिए, तो मैं 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, ये टेबल आनी चाहिए कि ये रूट 3 10 में किसका मान होता है, 10 में ही देखते हैं, ध्यान रखना आगे होता है उसमें। तो थीटा बराबर ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है 10 में, 10 पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3, ठीक है ना। इस 10 ये इनवर्स में, ये बिना इनवर्स के तो ये आपस में कट जाते हैं, ठीक है ना। काटना मत, लेकिन शो मत करना, आत्माओं में मान लेना कट जाते हैं, ठीक है ना। तो थीटा बराबर क्या आ गया, पाई बाई 3। ये काम तो तुम्हें सारी की सारी जितनी भी कॉम्प्लेक्स नंबर दी जाए जो जिसमें x और y के मान है, उनमें ये काम तो यहाँ तक तो करना ही करना है तुम्हें, थीटा तो निकालना ही निकालना है। इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि सम्मिश्र संख्या z बराबर 1 प्लस रूट 3 आयोटा कौन से चतुर्थांश में है, देखो x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो कौन से में, फर्स्ट में लिख सकते हैं z बराबर 1 प्लस रूट 3 आयोटा फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है ना, स्थित है। अतः आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर क्या आ जाएगा बताओ, थीटा, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, पाई बाई 3। ऊपर देख लीजिए भाई इधर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर कितना था तुम्हारा, थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर, देखो ये यदि चौथे में होती ना, चौथे में तो फिर क्या हो जाता तुम्हारा, माइनस थीटा हो जाता, ठीक है ना। लेकिन अभी फर्स्ट में ही है तो थीटा ही रहेगा, और थीटा की वैल्यू क्या थी, पाई बाई 3। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए, चलो ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए भाई, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। आपसे ऐसे कह दे कि भाई z बराबर ऐसे दे दे माइनस के रूट 3 और माइनस आयोटा, और आपसे कहते कि इसका कोणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आपसे कहते इसका कोणांक, आर्ग्यूमेंट ऑफ z ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें सबसे पहले इसको कोऑर्डिनेट रूप में लिखेंगे, तो माइनस रूट 3 तो x का मान और माइनस 1 y का मान, ठीक है ना। तो यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे हम, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मापांक ऑफ बाई अपॉन एक्स, बाई और एक्स की वैल्यू चिपका दीजिए यहाँ पे, बाई और एक्स की वैल्यू चिपकाएंगे तो रूट 3 माइनस के और माइनस के 1। देखो ये वैसे प्लस हो गया आपस में एक दूसरे से, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा तुम्हारा रूट 3, ठीक है। मापांक हट जाएगा क्योंकि धनात्मक हो गई संख्या, एक का भाग लगाएंगे तो वही आएगा। तो थीटा बराबर आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी भाई, बाई अपॉन एक्स है यहाँ पे, बाई अपॉन एक्स, बाई अपॉन एक्स है, तो टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा, बाई का मान -1 अपॉन माइनस के रूट 3, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल,
तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/√3। तो थीटा बराबर आ जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स 1/√3। ठीक, तो थीटा बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स, और ये टेन में किसकी वैल्यू होती है 30 की, π/6। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा π/6। ठीक है ना, तो ये थीटा तो निकालना ही था। अब तुम्हें यहाँ पे ये देखना है कि ये कौन से चतुर्थांश में है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जो है किस चतुर्थांश में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि z बराबर यानी कि सम्मिश्र संख्या z -√3 माइनस आयोटा, देखना जिसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो x नेगेटिव y नेगेटिव कौन से में, तीसरे में लिख सकते हैं। ये सम्मिश्र संख्या z बराबर -√3 माइनस आयोटा थर्ड चतुर्थांश में है। ठीक है, थर्ड चतुर्थांश में है। अतः आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर क्या होता है -π-थीटा, ये तो होता है देखो -π-थीटा। तो -π-थीटा की वैल्यू कितनी आएगी π/6। ठीक है ना, π/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये 6 में से 1 गया तो 5, यानी कि 5π/6, और इस माइनस ये हो जाएगा माइनस के 5π/6। ये आंसर होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है ना, तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन देख लेना। वो तो यहाँ पे दूसरे में आ रहा है, पहले में उसी हिसाब से थीटा तो निकालना ही है, और थीटा ठीक है, थीटा को फिर इसी हिसाब से एडजस्ट हम कर देते हैं। लेकिन ये लाइन लिखना जरूरी होता है कि कौन से चतुर्थांश में। थीटा निकालने के बाद फिर तुम्हें यही देखना है कि ये जो z है वो किस चतुर्थांश में स्थित है, फिर उसी हिसाब से आर्गुमेंट ऑफ z निकाल देना है। ठीक है ना, ये तो था तुम्हारा कोणांक। लेकिन कब, जब सम्मिश्र संख्या कहाँ पे हो, अक्षों में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब सम्मिश्र संख्या अक्षों यानी कि चतुर्थांशों में स्थित ना हो के कहां पे हो, अक्षों में। देखिए भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ये तो जो व्यक्त करता है ये पूरा अक्ष, ये तो इधर तो धनात्मक होता है और ये इधर ऋणात्मक होता है। ये तो वास्तविक संख्याओं के लिए भी बताता है जिनमें आयोटा नहीं होती है, वास्तविक संख्या। ठीक है ना, और इधर ये वाला भी धनात्मक संख्याओं को और ये वाला ऋणात्मक संख्याओं को। लेकिन ये व्यक्त करता है काल्पनिक संख्याओं को। ठीक है ना, यानी कि आयोटा वाली संख्याओं का। आयोटा वाली पॉजिटिव होती है तो ऊपर, और आयोटा वाली नीचे होंगी तो वो, यानी कि नेगेटिव होंगी तो वो नीचे। मुझे एक बात ये बताइए कि इस अक्ष पर धनात्मक वास्तविक संख्या आएंगी या नहीं आएंगी, बताओ। मैं कहूँगा आपसे z बराबर 2 कहाँ आएगा, तो z बराबर 2, देखो यहाँ से यहाँ तक इधर सारी की सारी कैसी आएंगी, धनात्मक वास्तविक संख्या। मैं कहता हूँ z बराबर -5 किधर आएगा, तो माइनस की संख्या किधर आएंगी, इधर। ये यदि -2 होता तो -2 भी किधर आता, इधर। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना कि कौन सी संख्या किधर आएगी। मैं कह दूं आपसे z बराबर 3 आयोटा, तो पॉजिटिव है 3 आयोटा, तो पॉजिटिव आयोटा वाली संख्या ऊपर होंगी। मैं कह दूं z बराबर माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा वाली संख्या किधर होंगी, नीचे। तो बस तुम्हें यहाँ पे यही देखना होता है कि ये संख्या कौन से अक्ष पर है। यदि यहाँ पे हो, इस अक्ष पर हो कोई भी सम्मिश्र संख्या, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, ऊपर ही लिख लीजिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इसका तो होता है तुम्हारा 0। ठीक है ना, इस अक्ष पर हो कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, धनात्मक वास्तविक संख्या जो हो कितनी भी बड़ी, उसका मान क्या होगा, आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 0। यदि आयोटा वाली धनात्मक हो तो इसका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है धनात्मक आयोटा वाली, तो उसका होता है π/2। यदि ऋणात्मक काल्पनिक संख्या हो, ऋणात्मक वास्तविक संख्या हो कितनी भी बड़ी, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है पाई। यदि ऋणात्मक आयोटा वाली संख्या होती है तो इसका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर होता है -π/2। धनात्मक होती है तो धनात्मक π/2, और ऋणात्मक होती है तो -π/2। ये कब होती है, जब अक्षों पर स्थित हो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं यहाँ पे इनको लिखा रहा हूँ, 4 पॉइंट बनते हैं, बस यहाँ पे 4 पॉइंट बनते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि सम्मिश्र संख्या
सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि सम्मिश्र संख्या यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्या या संख्याओं का पूर्णांक यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। जो धनात्मक संख्या, धनात्मक वास्तविक जो इस अक्ष पर आएंगी उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है 0। दूसरा, ऋणात्मक वास्तविक संख्या का पूर्णांक यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर, यानी कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या इधर आएंगी तो क्या होता है तुम्हारा पाई। ठीक। तीसरा पॉइंट, धनात्मक काल्पनिक संख्याओं का पूर्णांक यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड धनात्मक ऊपर वाली धनात्मक संख्याओं का क्या होता है π/2। चौथा पॉइंट ये होता है ऋणात्मक काल्पनिक संख्याओं का पूर्णांक यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर होता है तुम्हारा -π/2। ये 4 पॉइंट ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में काफी पूछे जाते हैं भाई। कंपटीशन में देखो किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो पहले तो एक बात बताइए मुझे, आप लोग पहचान लोगे या नहीं पहचान पाओगे कि कौन सी का सम्मिश्र किसका क्या है तुम्हारा पूर्णांक। जैसे मैं क्वेश्चन तुम्हें बताऊं, क्वेश्चन देख लीजिए, चलो इधर देख लीजिए क्वेश्चन। जैसे मैं कह दूं आपसे सम्मिश्र संख्या z बराबर 2 का आर्गुमेंट क्या होगा बताओ। आर्गुमेंट ऑफ z, सम्मिश्र संख्या 2 दे रखी है और इसका आर्गुमेंट ऑफ z। तो देखो 2 कहाँ पे है, इधर है, धनात्मक पॉजिटिव रियल नंबर है चूंकि, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा वो क्या हो जाएगा 2 है, 2 इधर आता है तो आर्गुमेंट ऑफ z बराबर 0। मैं कह दूं आपसे कि z बराबर -5 तो आर्गुमेंट ऑफ z, तो इसका जो आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा वो हो जाएगा पाई, क्योंकि किधर आता है माइनस इधर। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कह दे कि z बराबर 3 आयोटा, तो ये 3 आयोटा है तो इसका आर्गुमेंट ऑफ z, तो इसका जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा वो क्या हो जाएगा धनात्मक संख्या आयोटा वाली, तो क्या हो जाएगा π/2। ठीक है ना। लेकिन ऐसे भी कह सकता है z बराबर -7 आयोटा, तो ये माइनस वाली नीचे आएगी, तो इसका जो आर्गुमेंट पूछ लिया आपसे आर्गुमेंट ऑफ z, तो इसका जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा वो कितना हो जाएगा -π/2। ठीक है ना। इस 4 तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके बुक में भी 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, ये था तुम्हारा ऐसे इस तरीके से। ये तो सिंपल तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन एक तरीका ऐसे भी होता है जो कंपटीशन में ज़्यादातर पूछा जाता है, एयरफोर्स नेवी वगैरह में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। आपसे कह दे, जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, z बराबर √3 - √2 का कोणांक क्या होगा। मुझे एक बात कीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे आप लोग उसको सॉल्व कर लेना जोड़ बाकी करके, और नेगेटिव बच रही है या पॉजिटिव, बस इतना देख लेना कि नेगेटिव बच रही है या पॉजिटिव। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा z बराबर √3, इसकी 1.732 वैल्यू होती है -1.414, ये वैल्यू होती है इनकी। ठीक है ना, रूट में जब इसको घटाएंगे तो z कैसा बच रहा है, पॉजिटिव ही तो बच रहा है। पॉजिटिव वास्तविक संख्या बचेगी, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर बचेगा भाई, पॉजिटिव ही तो बचेगा। और रियल नंबर क्यों है, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। और धनात्मक ही बचेगा क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस वाली संख्या बचेगी। कुछ भी बचे, भले पॉइंटों में बचे, कैसे भी बचे, लेकिन बचेगी कैसी धनात्मक। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वो कैसा हो जाएगा तुम्हारा 0 होगा। ठीक है ना,
यही यदि ये नेगेटिव बच जाती तो फिर क्या होता है इसका पाई। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे कंपटीशन में। ये तो था तुम्हारा कोणांक। इसके बाद इसी में एक पॉइंट और आता है ध्रुवीय रूप। ठीक है ना। ये जो ध्रुवीय रूप है इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। हाफ ईयरली में या फिर वार्षिक में पूछ लिया जाता है आपसे, एनुअल एग्जाम या फिर हाफ ईयरली में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है ना। तो जो अगला टॉपिक आएगा, सॉरी अगले टॉपिक से पहले एक नोट लिख लीजिए। मुझे एक बात बताइए आप लोगों ने, जो ये वेरी मोस्ट है नोट, कंपटीशन में पूछा जाता है ये भी। मुझे एक बात बताइए आप लोग कि आपने ऐसी संख्याओं का कोणांक देख लिया, जो ऐसी संख्याओं का कोणांक देख लिया, कैसी का, जो चतुर्थांशों में स्थित होती है, और ऐसी का भी देख लिया जो अक्षों पर स्थित होती है। लेकिन आपसे कह दे कि सम्मिश्र संख्या z बराबर 0 का कोणांक, 0 का कोणांक, 0 का कोणांक, 0 ना तो अक्षों पर स्थित होती है और ना ही चतुर्थांशों में। तो ध्यान रखना, नोट पॉइंट में इसको इसलिए लिखाते हैं। तो सम्मिश्र संख्या z बराबर 0 का कोणांक, कोणांक यानी कि अनंत, अपरिभाषित, अपरिभाषित अनंत होता है, होता है। यानी कि z बराबर 0 तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर क्या आएगा, इन्फिनिटी। ज्यादातर इसका जो आंसर करते हैं लड़के वो 0 कर देते हैं। सम्मिश्र संख्या z का कोणांक क्या कर देते हैं ज्यादातर, 0। तो 0 नहीं होता, क्या होता है, अनंत। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये चीज ध्यान रखने योग्य बात है, बिल्कुल नोट पॉइंट है एकदम कि सम्मिश्र संख्या 0 का कोणांक क्या होता है, अपरिभाषित यानी कि अनंत। अगला है तुम्हारा, ध्यान रखना है इसको, ये पूछ लिया जाता है काफी। अगला जो पॉइंट है सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। देखिए भाई, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है ये तो एकदम से। पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये पूछा भी जाता है आपको z बराबर कोई भी सम्मिश्र संख्या दे दी जाए x प्लस आयोटा y, आपको z बराबर कोई भी संख्या दे दी जाए, कोई भी सम्मिश्र संख्या x प्लस आयोटा y, तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले इसको आप मापांक निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, मापांक, इसका मापांक निकाल लीजिए। मापांक होता है मॉडुलस ऑफ z, इसको r से भी व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, रियल पार्ट ऑफ z इसका होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, यही तो बताया था मैंने तुम्हें। ठीक है ना, मापांक पहले पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले मापांक निकाल लेना है, उसके बाद कोणांक, कोणांक निकाल लेना है तुम्हें। कोणांक ध्यान रखना, कोणांक किस तरीके से निकालेंगे बताओ। कोणांक ऐसे निकालेंगे कि यदि फर्स्ट चतुर्थांश में है, फर्स्ट चतुर्थांश में है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कोणांक फर्स्ट चतुर्थांश में है तो कोणांक क्या हो जाएगा बताओ। कोणांक यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा थीटा। ठीक है, यदि सेकंड में है, सेकंड चतुर्थांश में स्थित है, तो कोणांक आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। ठीक, यदि थर्ड चतुर्थांश में स्थित है, वही सेम अभी जो निकाला है वही सिस्टम है पूरा का पूरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z वो हो जाएगा माइनस पाई माइनस थीटा। और यदि फोर्थ चतुर्थांश में है, अरे कोणांक अभी जो बताया था उसी तरीके से निकालना है तुम्हें, अभी जस्ट बता के गए थे, बताया था उसी हिसाब से तुम्हें निकालना है। सबसे पहले थीटा निकाल लेना, फिर उसके बाद देख लेना कौन से में, तो इस तरीके से। तो थीटा निकाल के यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि पहले चतुर्थांश में, दूसरे में, तीसरे में ऐसे, तो उस हिसाब से आपको कोणांक निकाल लेना है। तो आप बताइए कोणांक निकाल लेंगे। ठीक, कोणांक निकालने के बाद
कोणांक निकाल लेंगे, ठीक है ना, कोणांक। तो कोणांक भी देखिए यहाँ पे जो ये कोणांक जो होता है थीटा ही होता है। देखो आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर किसके, थीटा। तो ये यहाँ पे थीटा ही होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, और थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, आर्गुमेंट ऑफ जेड इसको थीटा से व्यक्त करते हैं, ये भी थीटा ही होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, क्या होता है, थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू होती है तुम्हारी क्या, टेन इनवर्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोणांक, कोणांक ऐसे भी लिख सकते हैं कोणांक थीटा बराबर टेन इनवर्स पाई अपॉन एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा बराबर, दूसरे वाले में होता है तब, दूसरे वाले में पाई माइनस थीटा ही तो करते हैं, थीटा की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ से टेन इनवर्स पाई अपॉन एक्स। तीसरे में थीटा क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस में होता है ये, माइनस पाई माइनस थीटा होता है, थीटा की वैल्यू फिर रख दीजिए टेन इनवर्स पाई अपॉन एक्स, ठीक है ना। और चौथे में क्या होता है, थीटा बराबर माइनस थीटा, यानी कि माइनस के टेन इनवर्स पाई अपॉन एक्स। तो तुम्हें ये थीटा निकाल लेना कैसे भी, ठीक है ना। थीटा आप लोग निकाल सकते हैं, मैंने बता दिया था। सबसे पहले देखना कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो ऐसे थीटा जिस चतुर्थांश में हो उसके लिए यहाँ से थीटा निकालना है। थीटा और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एक ही बात होती है, कहीं ये सोच लें, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है ना, थीटा। तो मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, इसका जो ध्रुवीय रूप होता है, ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप जो होता है वो होता है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है इसका ध्रुवीय रूप। तो मैं आर का मान यहाँ से निकल जाएगा आर, और थीटा आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे, किसी कोई एक निकलेगा थीटा, ऐसा नहीं चारों निकल जाए, क्योंकि एक ही चतुर्थांश में होगी सम्मिश्र संख्या। तो जिस चतुर्थांश में उसमें क्या निकल के आ जाएगा, थीटा, ठीक है ना। तो आर और थीटा की वैल्यू यहाँ पे चिपका देना। तो ये होता है ध्रुवीय रूप। एक चरघातांकी रूप भी होता है, ठीक है, पूछा नहीं जाता है लेकिन आगे कंपटीशन में होता है, चरघातांकीय रूप। चरघातांकी रूप जो होता है वो होता है तुम्हारा आर इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा, ठीक है। यदि इन दोनों की तुलना करें, तुलना करें, तुलना करें, तो मुझे एक बात बताइए, ई टू दी पावर आयोटा थीटा बराबर क्या आएगा। देखो आर तो आर अपनी जगह पे, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यदि ये ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाए तो ये हो जाता है तुम्हारा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। ये जो दोनों लिखे होते हैं इनको कहते हैं आयलर सूत्र, आयलर सूत्र। ये कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं, आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा आयलर सूत्र है, तो ध्यान रखना ये होते हैं तुम्हारे दोनों के दोनों आयलर सूत्र, ठीक। अब देखिए एक एग्जांपल बता रहा हूं भाई मैं, एक एग्जांपल देख लीजिए, समझ में आ गया ना। जो भी सम्मिश्र संख्या दी जाती है उसका सबसे पहले मापांक निकाल लीजिए, फिर कोणांक निकाल लीजिए, दोनों की वैल्यू चिपका दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एक एग्जांपल ये है, जैसे आपसे कह दे कि z बराबर 1+3 आयोटा या फिर 1+√3 आयोटा को ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए, ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना, ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि z बराबर आपको दिया हुआ है 1+√3 आयोटा, तो यहाँ से मापांक क्या हो जाएगा बताओ, मापांक, मापांक हो जाएगा तुम्हारा r बराबर √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो r बराबर हो जाएगा √1 और ये 3 हो गए, तो r बराबर √4, तो r बराबर क्या आ गया तुम्हारा 2। r का मान आ गया आपके पास कितना, 2। इसके बाद पूर्णांक निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे चूंकि z बराबर 1+√3 आयोटा प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है, फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है ना, फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है। अतः कोणांक
क्या होगा थीटा, और थीटा बराबर क्या होता है टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स मापांक में। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। बाई की वैल्यू क्या थी तुम्हारी, बाई की वैल्यू देखिए यहाँ से √3 और इसकी वैल्यू थी एक्स की 1। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स, ये हो जाएगा तुम्हारा √3 बचेगा, बस एक का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर थीटा बराबर टेन इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है टेन में, टेन यानी कि टेन 60 की वैल्यू होती है तो π/3। टेन से टेन नमस्ते, क्या बचा π/3। तो थीटा आ गया आपके पास और आर आ गया। तो आप लिख सकते हो अतः ध्रुवीय रूप बराबर होता है r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यू चिपका दो सबकी, r की वैल्यू 2 आई और ये थी तुम्हारी cos थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, थीटा की वैल्यू π/3 और प्लस आयोटा साइन π/3। ये हो गया। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो किसी, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। तो ये 2 पॉइंट थे तुम्हारे पूर्णांक। पूर्णांक भी जब अक्षों पर स्थित हो और चतुर्थांशों में स्थित हो, 2 तरीके से पूर्णांक निकलेगा। और ध्रुवीय रूप में तो कुछ भी नहीं है, वही काम आएंगे आगे वाले, मापांक काम आ रहा है, पूर्णांक काम आ रहा है, बस उसको यहाँ पे ये ध्रुवीय रूप तो बस इतना है, r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें वैल्यू चिपका दें। ठीक है ना, ठीक है। तो भाई आज के लिए काफी इतना है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक, धन्यवाद।